चलिए, स्वागत है आप सभी का। मंडी सचिव का जो एग्जाम होने वाला है 25 फरवरी को, लगभग एक हफ्ते बाद अगले संडे को, इसकी 3 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैंने उपलब्ध कराई थी और आगे क्लासेस कंटिन्यू करने की बात मैंने कही थी और किसी कारण से अभी बीच में इसकी क्लासेस में अपलोड नहीं कर पाया था। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है। 25 फरवरी को एग्जाम है। लगभग 3 दिनों में हमारा जो पूरा अध्याय वाला पोर्शन है, जितनी भी धाराएं हैं, वो हम समाप्त करने जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद बचे हुए 3 से 4 दिन हम बहुत बड़ी संख्या में एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ सौरभ सर है हमारे साथ और सौरभ सर क्या कर रहे हैं, जो मैथ्स के 10 क्वेश्चन को कवर करने के लिए कंप्लीट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हुए एक एक क्लास अभी डेली सौरभ सर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो मेरा और सौरभ सर का मिलकर प्रयास ये है कि जो 33 क्वेश्चन मंडी अधिनियम से आने हैं और जो 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आने हैं, इतना हम आपको जरूर तैयार करवाएं और इसकी एमसीक्यूज वगैरह की भी प्रैक्टिस करवाएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास को फॉलो करके कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये उपलब्ध करा दूं कि अभी लगभग 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने का चांस है। इसके साथ साथ आपका सीजी टेट भी आएगा और हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन भी अगले हफ्ते आने का कंफर्मेशन हो चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं, द सीजीपीएससी कोच मोबाइल एप्लीकेशन पर इन सभी कोर्सेज की जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें आप सिर्फ 99 रुपीज की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंप्लीट कोर्स जिसकी फीस 3 से 4,000 होती है, अभी 28 फरवरी 2024 तक इन कोर्सेज को आप सिर्फ 99 रुपीज की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा कोई फीस नहीं रहेगा और ऐसा भी नहीं है कि ये 1 मंथ की फीस है, ये कंप्लीट कोर्स की फीस है। पूरे 1 साल तक कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा। आफ्टर 1 ईयर आप 99 रुपीज पे करके फिर से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें हमने प्रीवियस बैचेस का पूरा कंटेंट अवेलेबल करा दिया है और जो नई क्लासेस है, जो नए कंटेंट्स है, वो लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 16 फरवरी से इन कोर्सेस पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा करके, लेकिन अभी 16 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट ना करके 1 मार्च से इस कोर्सेस में मैं अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो फिलहाल कोर्स को तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि 28 फरवरी तक अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। 1 मार्च से ये जो कोर्सेस है वो अपनी फुल फीस में अवेलेबल होगी आपको। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें और लोगों को जरूर शेयर करें। और अभी जो 10-12 दिन का, 1 हफ्ते का जो टाइम आ रहा है, इस 1 हफ्ते में मंडी अधिनियम वाला जो पार्ट है, इन सभी को कंप्लीट कराने के कारण मैं जो अपनी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे है, मैं और सौरभ सर दोनों आप लोग की क्लासेस लेंगे। तो इसमें बेसिकली जीएस है, आपका हॉस्टल वार्डन वाला कंप्लीट पोर्शन वगैरह जो है, तो इसका कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराएंगे। वहां पर किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डेली 2 घंटे की लाइव क्लास हर कोर्स में आपको मिलेगी, तो आपको हर हाल में बेनिफिट है। ऐसा भी नहीं है कि ये क्लास सिर्फ 1 महीने 2 महीने चलेगी, कंप्लीट कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा और इस कोर्सेस में डेली लाइव क्लासेस और वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी। मान लो आप लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो बाद में उसको फॉलो कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस एप्लीकेशन में बनी रहेंगी और हर क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 99 रुपीज कोई बहुत ज्यादा फी नहीं होती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर कोर्स को ज्वाइन कर लें और बाद में जब फीस इसकी ज्यादा रहेगी तब आपको दिक्कत होगी। तो इसकी जानकारी को शेयर भी करें, आपके आसपास जो भी लोग हैं उन सभी को आप इंफॉर्मेशन दे दें ताकि वो 28 फरवरी के पहले इसको ज्वाइन कर लें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 के ऊपर पिछली क्लास में मेरी बातचीत हुई थी और उसके पहले जो 2 क्लासेस मैंने ली थी उसमें मैंने बताया था कि अध्याय और धारा को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। 4-5 क्वेश्चन तो आपका अध्याय और धारा से ही आ जाएंगे। शब्दावली के ऊपर हमारी बातचीत हो चुकी है। अध्याय 2 जिसका विषय, अध्याय 2 का विषय क्या है, मंडियों की स्थापना। समझिएगा बात को। अध्याय 2 का विषय क्या है, मंडियों की स्थापना। तो अध्याय 2 के अंदर कितनी धाराएं हैं, तो इसके अंतर्गत धारा क्रमांक 3, धारा क्रमांक 4, धारा क्रमांक 5 और धारा क्रमांक 6, मतलब कुल 4 धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय 2 जिसका विषय है मंडियों की स्थापना, इसमें कुल 4 धाराएं हैं। धारा क्रमांक 3, 4,
5 और 6, इन चारों धारा का विषय क्या है ये पिछली क्लासेस में मैंने बताया भी है। फिर से रिपीट करते हुए इसको देखते हैं कि इस अध्याय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उसको किस प्रकार से आपको समझना होगा। यकीन मानिए, यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो किसी भी बुक को आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास को ही 2 बार देख लीजिएगा आपको, उसके बाद आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाइए उस टॉपिक का, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कमिटमेंट है मेरा, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। धारा 3 के ऊपर बात करते हैं, धारा 3 के ऊपर बात करते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था धारा 3 के अंतर्गत मंडी जहां स्थापित होनी है उस क्षेत्र का निर्धारण होता है, ठीक है। देखिएगा, जस्ट लाइक जैसे मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां से मैं भी क्लासेस ले रहा हूं, जहां पे मेरी लाइब्रेरी है, जहां पे मेरी अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ये कहां है तो इसकी स्थापना है, समझिएगा बात को, इसकी स्थापना मतलब इसका एड्रेस, तो ये कहां पर स्थापित है तो जो बिल्डिंग का एड्रेस है प्लॉट नंबर हाउस नंबर 241 राजकिशोर नगर फेज 2 बिलासपुर, ठीक है, ये जगह है। लेकिन यदि क्षेत्र की बात आए तो क्या कहेंगे कि मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर क्षेत्र में है, ठीक है। द CGPSC कोच जो है वो बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर क्षेत्र में है, बात को समझिएगा, ठीक है। तो धारा 3 और धारा 4 में अंतर क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। धारा 4 में आपको ये मिलेगा और धारा 3 में आपको ये मिलेगा क्षेत्र। तो धारा 3 में क्या बताया गया है तो धारा 3 में बताया गया है विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां पर या जिस क्षेत्र के लिए मंडी की स्थापना होगी, ठीक है। तो धारा 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को बताया गया है जिस क्षेत्र के लिए मंडी की स्थापना होगी और वहां पर कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने का काम किया जाएगा। इस आशय से अधिसूचना जारी की जाएगी या अधिसूचित की जाएगी। धारा 3 में क्षेत्र की अधिसूचना है, सरल शब्दों में ये समझिए, जिस क्षेत्र के लिए मंडी की स्थापना की जा रही है। तो ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से अधिसूचित होगा और कौन सा ऐसा और पॉइंट है जो इसके लिए महत्वपूर्ण है तो वो समझिएगा। पहली बात तो ये है कि क्षेत्र, किस क्षेत्र में मंडी की स्थापना होनी है इसका निर्धारण कैसे होगा। तो इसका निर्धारण जो है कृषि उपज पैदा करने वाले जो कृषक वगैरह हैं वो यदि आवेदन करें कि हमारे क्षेत्र में मंडी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाए, या स्थानीय प्राधिकारी जो है, स्थानीय प्राधिकारी मतलब जो भी वहां के जनप्रतिनिधि वगैरह हैं वो अभ्यावेदन करें, वो आवेदन करें, वो मांग रखें राज्य सरकार से कि हमारे इस क्षेत्र में मंडी की स्थापना की जानी चाहिए, या फिर राज्य शासन को स्वयं ऐसा लगता हो कि इस क्षेत्र में कृषि उपज पैदावार अच्छी है तो इस क्षेत्र में मंडी की स्थापना की जाए। तो स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर या कृषकों के आवेदन पर या राज्य शासन जो है स्वयं के द्वारा भी किसी क्षेत्र में मंडी स्थापना को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। तो प्रक्रिया क्या होगी, पहले जो है ना घोषणा होगी, राज्य शासन द्वारा क्या किया जाएगा, घोषणा की जाएगी कि इस क्षेत्र में, अमुक क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा धारा 3 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य शासन को स्वयं लगता हो तो, या स्थानीय प्राधिकारी की मांग हो तो, या कृषकों की मांग हो तो उस क्षेत्र में मंडी स्थापना करने की घोषणा करेगी। ध्यान दीजिएगा, क्या करेगी, घोषणा करेगी। और घोषणा करने के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति या सुझाव के लिए, समझिएगा बात को, किसी भी प्रकार के आपत्ति या सुझाव के लिए स्थानीय लोगों को 30 दिन का समय मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बहुत शानदार प्रश्न यहां पर बनता है कि धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र में मंडी की स्थापना की जा रही है या की जाने की घोषणा की गई है तो दावा आपत्ति के लिए या आपत्ति या सुझाव के लिए कितने दिन का समय स्थानीय लोगों के पास होगा, तो 30 दिन का समय स्थानीय लोगों के पास होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा 3 के अंतर्गत, इसका जरूर ध्यान रखें आप लोग। ये है धारा 3। समझ में आया नहीं आया फटाफट कमेंट करके आप मुझे बता दें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और पिछली क्लासेस में भी मैंने कहा था कि
कि क्लासेस आपको कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही आगे का सब कुछ डिसाइड होता है। तो मैंने महसूस किया कि 11 फरवरी को सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था, तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट मंडी अधिनियम की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसलिए उस समय रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ी, मेरी भी एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन उसके ठीक बाद एकाएक स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया, आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की, तो अब मेरी भी एनर्जी हाई हो गई है। तो सीधी सी बात है, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आप जितना ज्यादा क्लास को लाइक करेंगे, आपके लाइक से मुझे समझ में आता है कि हाँ इतने स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आ रही है, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, फिर आगे की क्लास को प्लान करते बनता है। मंडी अधिनियम में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो मेरा प्रयास होगा कि हॉस्टल वार्डन की जैसे कंप्यूटर वाला पोर्शन है, बाल मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, इसकी क्लासेस यूट्यूब में पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए। हालांकि एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन कोर्स में दे रहा हूं वो 99 रुपीज की फी में है, दैट इज ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि 100 रुपए कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। इतनी राशि कोई भी स्टूडेंट्स इकट्ठा करके क्लास को ज्वाइन कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार पे करना है, दैट इज ओनली वन टाइम, सिर्फ कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है, तो उसका लाभ जरूर लीजिएगा, उसकी जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। इस जानकारी को शेयर करना ही आप मेरी फीस समझ लीजिए यूट्यूब की क्लासेस में, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो धारा 3 पूरी तरह से क्लियर हुआ? यदि हुआ तो फटाक से कमेंट करके आप मुझे क्लियर कर दे कि हाँ सर समझ में आया है। यदि कोई बात नहीं भी समझ आई हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो जो मैं अगली क्लास लूंगा उसमें उसका डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो धारा 3 में मुख्य रूप से क्षेत्र का निर्धारण होता है, इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, मंडी किस क्षेत्र में स्थापित होगी इसकी घोषणा कौन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मंडी क्षेत्र का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी मांग स्थानीय प्राधिकारी या उस क्षेत्र के जो कृषक है वो रख सकते हैं राज्य शासन के पास। और घोषणा करने के बाद अधिसूचना जारी करने के पहले 30 दिन का समय होता है स्थानीय लोगों के आपत्ति या सुझाव के लिए, और उसके बाद 30 दिन का समय समाप्त होने के बाद राज्य शासन या राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में मंडी स्थापित होने की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। और फिर धारा 4 के अंतर्गत मंडी की स्थापना की जाती है। अभी एक उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया कि धारा 3 और 4 में क्या अंतर है। समझ में आया हो तो हाँ सर क्लियर कमेंट करके मुझे बता दें। अब धारा 4 में क्या है, तो मंडी की स्थापना है। क्या है? मंडी की स्थापना है, और उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन, मतलब जिस पर्पज से मंडी की स्थापना की जाएगी और जिस कृषि उपज के लिए मंडी की स्थापना की जाएगी उसका भी उसमें विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये धारा 4 में है। तो धारा 4 में क्या है, मंडी की स्थापना है। तो धारा 3 के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, धारा 4 के अंतर्गत जो मंडी की स्थापना की जाती है उसकी अधिसूचना धारा 3 के तहत होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मंडी की स्थापना किस धारा के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है? ठीक है, तो अधिसूचित की जाती है तो धारा 3 आ जाएगा। ठीक है, मंडी की स्थापना के लिए अधिसूचना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो अधिसूचना शब्द का जब प्रयोग करेगा तो ध्यान रखिएगा धारा 3 आपका उत्तर होगा, जबकि मंडी की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है तो वो धारा 4 है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, और यही जो थोड़ा सा अंतर है वो आपको सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड की कैटेगरी में अलग अलग करता है। बहुत लोगों में, आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सीजीपीएससी प्रीलिम्स दिया, क्वेश्चन पेपर देख के मुस्कुराए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है, लेकिन बाद में आपने जब देखा तो छोटे छोटे क्वेश्चन में डिफरेंसेस समझ में आए कि क्वेश्चन सामान्य होते हुए भी नॉलेज बेस्ड थे, एक्सपीरियंस बेस्ड थे। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो धैर्य है वही आपको सिलेक्शन की कैटेगरी में लेके जाता है कि बिना हड़बड़ाए पढ़ी हुई चीजों का कितना उपयोग करते हुए आप सही उत्तर का चयन करते हैं। ये बात बहुत मायने रखती है। तो धारा 4 के अंतर्गत मंडी की स्थापना, तो ध्यान दीजिएगा जो 30 दिन का समय दिया जाता है ना भाई, आपत्ति या सुझाव के लिए, उसके समाप्त होने के पश्चात उन सुझावों पर ध्यान रखते हुए क्या होगा, मंडी की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य शासन। ठीक है, करने के पश्चात धारा 3 के अंतर्गत जो अधिसूचना होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो धारा
4 के अंतर्गत क्या है, तो धारा 4 के अंतर्गत मंडी की स्थापना है। ठीक है, मंडी का नामकरण है तो मंडी की स्थापना कर सकेगी राज्य सरकार। ठीक है, और उस मंडी का जो भी नामकरण किया जाएगा वो धारा 4 के अंतर्गत किया जाएगा, जैसे कि भड़गांव की मंडी, भाटापारा की मंडी या वॉटएवर, भोरिंग मंडी, जिस भी तरह से मंडी का नाम स्थापित करना है वो। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा धारा 5 क्या है। तो धारा 5 में, धारा 4 के अंतर्गत मंडी की स्थापना हो गई, धारा 5 क्या है, तो धारा 5 में क्या है, जो भी मंडी की स्थापना होगी, ठीक है, धारा 5 का विषय है मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी, ये धारा 5 का विषय है। तो धारा 5 के अंतर्गत जो भी मंडी की स्थापना होगी तो प्रत्येक मंडी क्षेत्र में क्या होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनमें से क्या मंडी क्षेत्र में शामिल नहीं है। प्रश्न बनता है इनमें से क्या मंडी क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मंडी क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है भाई, या जो भी हो, किसान शॉपिंग मॉल मंडी क्षेत्र में शामिल नहीं है, हो सकता है, लेकिन यहां पर शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मंडी क्षेत्र में क्या शामिल हो सकता है ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो एक मंडी प्रांगण होगा और उस मंडी प्रांगण में एक या उससे अधिक उप मंडी हो सकेंगे। धारा 5 कहता है कि एक जहां पर मंडी की स्थापना होगी वहां एक मंडी प्रांगण होगा और उस मंडी प्रांगण में एक से अधिक उप मंडी हो सकेंगे, उसके साथ साथ एक या उससे अधिक टर्मिनल मार्केट या कॉम्प्लेक्स भी हो सकेंगे। तो किसान शॉपिंग मॉल वगैरह भी जो है वो हो सकता है धारा 5 में जो बातें की गई है उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये मंडी प्रांगण में हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो भी मंडी प्रांगण होगा, प्रत्येक मंडी प्रांगण के लिए एक मूल मंडी होगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मंडी प्रांगण के लिए मूल मंडी होगी। मूल मंडी धारा 5 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, मंडी प्रांगण के लिए मूल मंडी कहां, धारा 5 के अंतर्गत मूल मंडी की स्थापना होगी। ठीक है, या मूल मंडी का निर्धारण होगा धारा 5 के अंतर्गत। तो हर मंडी प्रांगण के लिए एक मूल मंडी होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक बार जब राज्य शासन द्वारा धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाए, किसकी, मंडी की स्थापना की अधिसूचना जारी हो जाए, ध्यान रखिएगा, धारा 4 के अधीन मंडी की स्थापना की अधिसूचना जारी हो जाए, उसके पश्चात जो मंडी प्रांगण है, ध्यान रखिएगा, जो मंडी प्रांगण है, मैं मंडी क्षेत्र नहीं बोल रहा हूं, मंडी की स्थापना जिस क्षेत्र में होगी, तो जहां पर मंडी की स्थापना होगी, जो मंडी प्रांगण है, ठीक है, वहां पर एक बार अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके पश्चात जिस स्थान पर मंडी की स्थापना होगी, जिसके अंतर्गत मंडी क्षेत्र में, वहां पर किसी भी प्रकार की संरचना, ठीक है, अहाता, खुला स्थान, परिक्षेत्र आता है, जो भी है, मंडी प्रांगण है, उप मंडी प्रांगण है, इसकी घोषणा करेगी और ये सब कुछ उसमें शामिल रहेगा। ठीक है, ऐसे मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मंडी घोषित कर सकेगी। ठीक है, तो धारा 4 में जो मंडी की स्थापना है, तो जो भी उसकी संरचना है, अहाता है या खुला स्थान भी है, ऐसा नहीं है कि खुला स्थान है तो ये सार्वजनिक स्थान है, इसका किसी और प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खुला स्थान होगा, जो अहाता होगा, जो संरचना होगी, ठीक है, वो सब कुछ मंडी प्रांगण के ही अंतर्गत आएगा और मंडी प्रांगण में क्या होगा, मूल मंडी घोषित रहेगी, मूल मंडी की स्थापना हर मंडी प्रांगण में की जाएगी। इस तथ्य को धारा 5 में स्पष्ट किया गया है, समझना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिएगा धारा 6 में क्या है, तो धारा 6 में मुख्य रूप से जो है ना प्रतिबंध है, धारा 6 में मुख्य रूप से प्रतिबंध है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं नियंत्रण है। ठीक है, नियंत्रण है, ये आवश्यक है ताकि समय समय पर किसी भी प्रकार से, जैसे कोई कब्जा करने वाली बात हो जाए या कोई अतिक्रमण वाली स्थिति आ जाए तो उससे निपटा जा सके। तो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण धारा 6 में, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण धारा 6 में है। तो मंडी जिस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी धारा 3 के अंतर्गत, उस क्षेत्र में धारा 4 के अंतर्गत मंडी की स्थापना की जाएगी और यहां पर स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार के कृषि उपज का विपणन इस मंडी में होगा। धारा 5 के अंतर्गत एक मंडी में मूल मंडी के साथ एक से अधिक उप मंडी मंडी प्रांगण में हो सकते हैं। ठीक है,
और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या टर्मिनल्स वगैरह जो हैं वो भी उस मंडी प्रांगण में हो सकते हैं। हर मंडी प्रांगण का एक मूल मंडी होगा। ये धारा 5 में बताया गया। धारा 6 में क्या है, कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण। कहने का मतलब मैं बहुत सरल शब्दों में आपको एक लाइन में बताना चाहूं तो ये है कि राज्य शासन की नियम एवं प्रक्रिया के अधीन उनके द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है, जो भी अधिकारी हैं, व्यक्ति है, उनके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था, निजी कार्यालय वगैरह जो है वो मंडी प्रांगण में या मूल मंडी या मंडी प्रांगण में, मंडी क्षेत्र में वहां पर जो है वो कृषि उपज का विपणन करने का अधिकार नहीं रखता। ये सीधे सीधे बताया गया है। ठीक है, यही इसका मूल तथ्य है। तो देखिएगा, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना जब हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी स्थानीय प्राधिकारी वगैरह जो है या कोई भी वहां का निजी व्यक्ति वगैरह जो है वो कृषि उपज के लिए किसी भी प्रकार, कृषि उपज के विपणन के लिए, ध्यान दीजिएगा, कृषि उपज के लिए नहीं, कृषि उपज के विपणन के लिए न तो निर्माण कर सकेगा न तो स्थापना कर सकेगा। कोई भी स्थानीय प्राधिकारी वगैरह जो है वो कृषि उपज के विपणन के लिए कोई भी निर्माण या स्थापना मंडी क्षेत्र में नहीं कर सकेगा। ये नियंत्रण के लिए बताया गया है। और उसके अलावा उस क्षेत्र, मतलब पहले से भी यदि वहां पर है तो उसको बंद करा दिया जाएगा और उसको मंडी के रूप में उपयोग लाने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की अनुमति या अनुज्ञा भी नहीं दी जाएगी शासन द्वारा। ये बताया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या उपविधियों के उपबंधों के अनुसार, है ना भाई, तो उसके अलावा जो भी अधिनियम है, जो भी उपविधियां है, जो भी नियम है, उसके अलावा किसी भी प्रकार से मंडी वगैरह की स्थापना या मंडी का कृषि उपज के विपणन का क्रियाकलाप जो है वो नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध या नियंत्रण जो है धारा 6 के माध्यम से मंडी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो मंडी क्षेत्र में किसी स्थान को जब अधिसूचित कर दिया जाएगा, किसके लिए, कृषि उपज के विपणन के लिए, ठीक है, तो अन्य किसी उपयोग में उस क्षेत्र को नहीं लाया जाएगा और इस क्षेत्र में जो भी मंडी कृत्यकारी कार्य हैं वो सिर्फ वही किए जाएंगे, उसके अलावा और की भी कोई दूसरे कार्य नहीं किए जा सकेंगे। ये प्रतिबंध धारा 6 के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, कृषि उपज के क्रय या विक्रय, ऐसे कृषि उपज के क्रय या विक्रय, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मंडी क्षेत्र वगैरह में, मतलब जो भी उत्पादक है वो अपने उत्पादन को या अपने कृषि उपज को किसी भी निजी व्यक्ति को सीधा वो बेच सकता है, लेकिन किस उद्देश्य से वो उसको बेच सकता है, ध्यान दीजिएगा, किस उद्देश्य से उसको बेच सकता है, यदि वह स्वयं घरेलू उपयोग के लिए खरीदता है और एक बार में 4 क्विंटल से अधिक नहीं खरीदेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उत्पादक है, जिसने कृषि उपज का उत्पादन किया है, वह किसी निजी व्यक्ति को अपने कृषि उपज को बेच सकता है, पर उद्देश्य यह होना चाहिए कि खरीदने वाला व्यक्ति अपने घरेलू उपयोग के लिए खरीदे और उत्पादक किसी भी स्थिति में एक बार में 4 क्विंटल से अधिक कृषि उपज उसको नहीं बेच सकता। उससे ज्यादा उसको बेचना होगा तो उसको मंडी प्रांगण में ही राज्य शासन को बेचना होगा। ठीक है, ये बताया गया है। सिर पर रखकर लाई गई हो ऐसी उपज को उत्पादक सीधे बेच सकता है। अब सीधी सी बात है, किसी उपज को सिर पर रखकर लाई गई है तो 4 क्विंटल को तो कोई सिर पे रख के ला नहीं सकता, तो सिर पर रखकर लाने वाला जो भी कृषि उपज होगा उसकी मात्रा बहुत कम होगी, तो इसको सीधे कृषि निजी व्यक्ति को बेच सकता है। जैसे अब सब्जी उत्पादन भी कृषि उपज के उत्पादन की ही श्रेणी में आता है, इसमें कोई जटिल बात तो है नहीं। अब जैसे किसी ने अपनी बाड़ी में ही सब्जी उगाई, खूब सारा गोभी निकल गया, तो उसको टोकरी में डाले, सिर पे रखे और ले जाके बाजार में या गली मोहल्ले में, बस्ती में बेच दिए, ऐसा होता रहता है। तो यह जो है नियम विरुद्ध नहीं है, इसको छूट प्रदान की गई है। तो सिर पर रखकर लाई गई उपज को उत्पादक सीधे बेच सकता है, ये अनुमति है मंडी अधिनियम के अधीन। ठीक है, या जिसका क्रय या विक्रय किसी छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता हो तो उसको भी अलाउड है। जैसे एक टोकरी गोभी आपके यहाँ से या 10 बोरी गोभी निकली, अब वो आपने लोकल जो सब्जी मार्केट वाला रिटेलर है उसको बेच दिया, तो ऐसा पॉसिबल है। पर ध्यान रखिएगा, 4 क्विंटल से अधिक मात्रा नहीं हो सकती। 4 क्विंटल से अधिक मात्रा है तो आपको राज्य शासन को उसको बेचना होगा।
मतलब मंडी प्रांगण में जाकर के उसको बेचना होगा, ये मंडी अधिनियम में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान पर किया जाता हो, राज्य शासन द्वारा निर्धारित उचित मूल्य की दुकान है, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा या छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु व्यापार निगम के द्वारा या कोई भी ऐसी अभिकरण या संस्था द्वारा किया जाता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया, राज्य शासन द्वारा आवश्यक वस्तु के वितरण के लिए प्राधिकृत किया गया हो, ठीक है, तो इनको जो है बेचा जा सकता है, ये अलाउड है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है भाई, या इनके द्वारा क्रय विक्रय किया जा सकता है। और बाकी निजी प्रकार से या स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा होना हो तो मात्रा 4 क्विंटल से अधिक नहीं होना चाहिए, और सिर पर रखकर लाई गई हो तो सीधी सी बात है 4 क्विंटल से ज्यादा होगा नहीं, या जो थोड़ा मोड़ा अमाउंट वगैरह है, थोड़ी बहुत मात्रा है, तो छोटे व्यापारी के साथ भी क्रय विक्रय लोकल किया जा सकता है। तो ये हुआ सामान्य समझने वाली बात। धारा अध्याय 2 के अंतर्गत आपका कवर हो गया धारा 3, धारा 5, धारा 6 और धारा 3, 4, 5, 6, ये 4 धाराएं हो गई। अगली क्लास में अध्याय 3 की तरफ हम मूव करेंगे और उससे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं उसको क्लियर करेंगे। अगली क्लास भी मेरी आज ही होगी, संभव हुआ तो रात को 10-11 बजे तक मैं क्लास को अपलोड कर दूंगा। क्लासेस रेगुलर आप तक पहुंचे और जानकारी आप तक पहुंचे, उसके लिए हर हाल में आप द CGPSC कोच जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करने में कोताही नहीं बरतिएगा। समय कम है, आने वाले 3 दिनों में सारे अध्याय और धाराओं को खत्म करके बचे हुए 4 दिन लगातार MCQs कराऊंगा 4-4, 5-5 घंटे तक, ताकि 33 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हर हाल में आप परफेक्ट बना करके आओ। और मैं चाहता हूं कि एग्जाम के बाद आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके थैंक यू बोले। इतनी मेहनत तो मैं आपके लिए करूंगा, आपको भी मुझसे 2 गुना ज्यादा मेहनत अपने लिए करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास आज ही अपलोड होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें अभी 99 में एडमिशन मिल रहा है वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वैलिडिटी जो है लंबे समय तक के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि सपोज दैट CGPSC प्री है, पढ़ना 6 महीने बाद है, तो भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद 4000 फीस होगा, अभी सिर्फ 99 है। और उस 99 वाले कोर्स में आपको अगले साल का जो CGPSC प्री होगा उसकी अपडेटेड लाइव क्लासेस उपलब्ध होंगी, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आसान नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट या टीचर के लिए ऐसा कर पाना, ठीक है। थैंक यू।